एक ही बात है। तो बढ़िया है, छोटी सिस्टर है ना, थोड़ा बहुत तो सहयोग करना चाहिए। तो अपन पढ़ रहे हैं सोनू जी क्या, मुगल काल में शिक्षा। तो खाना वाना फुल खा के आए ना, कि कल की तरह की नहीं, बैग में भी लेके आया करो। भूख लगे तो दोबारा खा लो, क्या दिक्कत है, खाने पीने में कोई शर्म। और पड़ोसी से पूछ लिया करो कि तू भी थोड़ा बहुत खा ले। मुगलों की राज की भाषा क्या थी? फारसी। मुगल काल में जो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे वो क्या थे, और उच्च शिक्षा के केंद्र क्या थे? हिंदुओं में शिक्षा आरंभ होती है उपनयन से। हिंदुओं में शिक्षा आरंभ किससे होती है? इनके शिक्षा आरंभ होती है बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाह करो। शिक्षा किससे आरंभ होती है? हिंदुओं में शिक्षा पूरी होती है समावर्तन से। इनके शिक्षा पूरी होती है दस्तरबंदी से। शिक्षा पूरी होने पर उसके सिर पे उसका जो मुख्य टीचर होता है, आचार्य, वो पगड़ी बांध देता है। इसे क्या बोलते हैं? दस्तरबंदी। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ होती है, और हायर एजुकेशन कहाँ होती है? अच्छा, ये लिखा हुआ है ना यार, मैंने वैसे ही लिखा वहाँ पे। तो विद्यार्थियों को 3 प्रकार की उपाधि देते थे, आमिल, फाजिल और जो धार्मिक क्षेत्र में है वो आमीन। धर्म का विद्यार्थी क्या कहलाता है? आमिल। और ये जो भी फिलोसफर होते हैं ये सब फिजूल के ही लोग होते हैं। दर्शन की बातें कैसी होती है? फिजूल, फिजूल खर्ची। और साहित्य का जो विद्यार्थी होता है वो काबिल होता है। साहित्यकार तो काबिल लोग होते हैं, है ना। अब तुम में से भी अगर किसी ने हिंदी साहित्य से या संस्कृत से, है ना, या फिर अंग्रेजी साहित्य से, या फिर किसी और साहित्य से ग्रेजुएशन की है, काबिल हो। तो मीना कुमारी ने कौन से साहित्य से करी है? ये करी है हिस्ट्री साहित्य से। हिस्ट्री साहित्य का विषय नहीं है, हैं? हिंदी भी था क्या पढ़े? बेकार बात। किसने दी है सलाह? जन्म से ही लाउत से हैं। ठीक है। तो लखनऊ का फिरंगी महल मदरसा कौन सी शिक्षा के लिए था? और सियालकोट का मदरसा व्याकरण की शिक्षा के लिए। आगे जब गांधी जी वो चलाएंगे ना, रोलर टैक्ट आंदोलन, उस समय लखनऊ के फिरंगी महल मदरसा के प्रमुख थे ना मौलाना अब्दुल बारी, जिनसे गांधी जी के अच्छे संपर्क थे। और जो अली ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, उनके गुरु थे, वो कहाँ से थे? शुरुआत यहां से होती है। बाबर ने शिक्षा के विकास के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, कौन सा? सूरत आम। हुमायूं ने एक नया राजधानी बनाई थी, कौन सी? तो हुमायूं ने उसमें लाइब्रेरी भी बनवाई थी। तो तुम्हारे साथ तो आज बहुत बुरी होगी, मतलब 9 बजे के आए हो, है ना। 5 बजे तक रहोगे? बड़ी नाइंसाफी है। कोई बात नहीं, थोड़े बहुत तकलीफ भी उठाओ। तो हुमायूं ने जो नया नगर बसाया था दीन ए पनाह, जो दिल्ली में बसा, कौन सा नगर था? तो महामनगा ने, कौन है? महामनगा, ये एरर लिखा हुआ है। महामनगा ने एक मदरसा बनवाया, कौन सा? जिसे क्या कहते थे? बदायूनी ने इसे क्या कहा? मदरसा ए बेगम। उसमें सवाल था ना ये, अभी जून नेट में सवाल था ना ये। ठीक है। अकबर पहला शासक था जिसने सिलेबस तैयार करवाया। इसने आगरा और फतेहपुर सीकरी में भी, और अबुल फजल ने आगरा में मदरसा खोला। ठीक है।
देखो, अकबर खुद तो क्या था? निरक्षर था, बहुश्रुत था। निरक्षर मत बोला करो, मेरे को बुरा लगेगा जब अकबर को आप निरक्षर बोलते हो। अब मैं भी मतलब पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो क्या मेरे को भी निरक्षर बोलोगे तुम लोग? ठीक है ना? तो अकबर क्या था? तो अकबर ने अपने हरम में ही एक लाइब्रेरी बनवा रखी थी। तो अकबर सोने से पहले हरम की महिलाओं से पुस्तकें पढ़वाता था। बहुत बार पूछ लिया ये सवाल। कौन सा मुगल बादशाह था जिसने हरम में लाइब्रेरी बनवाई और हरम की महिलाएं उसे पुस्तक पढ़कर सुनाती थी? ठीक है ना? जहांगीर ने नियम बनाया कि अगर किसी अमीर की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस संपत्ति का इस्तेमाल जहांगीर ने दिल्ली में एक मदरसा बनाया, सॉरी, शाहजहां ने दिल्ली में एक मदरसा बनवाया, और औरंगजेब की प्रिय बेटी जेब, जेब, इसकी तो मैंने कहानी बताई होगी ना? याद है ना इनको? वो फेवरेट काम है इनका। कौन था वो जेब का प्रेमी? आकिल खान। देखो वो कितना टिपिकल नाम है, आकिल खान, वो भी ध्यान है इनको। ठीक है ना? तो जेब एक विदुषी महिला थी और उसने दिल्ली में मदरसा बनवाया, बेतुल उलूम। कौन सा मदरसा बनवाया? तो दिल्ली में मदरसा दारुल बरका किसने बनवाया? वो मदरसा रहीमिया किसने बनवाया? और बेतुल उलूम किसने बनवाया? और शिक्षा का बुनियादी पाठ्यक्रम अकबर ने। और अमीरों की मृत्यु हो जाने पर उसकी संपत्ति, और वो कौन सा विभाग था सूरत आम जो शिक्षा के लिए काम करता था, किसका, किस बादशाह ने मतलब विभाग सूरत आम बनाया शिक्षा के लिए? बताओ, याद हो गया ना? मुस्लिम शिक्षा का आरंभ किससे होता था? पूरी किससे होती थी? दस्तरबंदी से। इजी गोइंग बात है ना? ठीक है। कौन सा मुगल बादशाह था जिसने हरम में लाइब्रेरी बनवाई? हुमायूं ने लाइब्रेरी कहाँ बनवाई? कहाँ बनाई? दीने पनाह में। देखो, साहित्य की शुरुआत बाबर से होगी। कहाँ से होगी? बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी किस नाम से? किस भाषा में? बाबर मुबैयान से लिखा। इसने कविताओं का संग्रह। बाबर ने एक और लिखा क्या? और सड़क मापने के लिए बाबर ने अपनी आत्मकथा में ईरानी रहट। बाबर कहता है भारत कारीगरों का देश है और आम फलों का। मैंगो शेक पिला दिया वो किसी ने? तो इसने कह दिया कि आम फलों का और भारत कारीगरों का। बाबर कहता है भारत में दो काफिर राज्य, मेवाड़ का राणा सांगा और विजयनगर का समकालीन शासक। ठीक है ना? बाबर, राणा सांगा और कृष्ण देव राय एक ही टाइम जोन में थे। बाबर कहता है भारत में 5 मुस्लिम राज्य, दिल्ली, गुजरात, मालवा, बंगाल और बहमनी। ठीक है। अब सवाल बनता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? किस भाषा में लिखी? चगताई तुर्की में। तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया है? अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? फ्रेंच अनुवाद किसने किया? ठीक है ना? अब इसमें अगर वो और टिपिकल सवाल पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, पहला अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? पहला फारसी अनुवाद किसने किया? क्रम से लिखा हुआ है सब। ठीक है ना? लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा।
बस इतना ही, ऐसे ये जनरल से ही पूछते हैं कि फारसी अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया है, अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, ठीक है ना। और अब तो वो भी चैप्टर कोई हटाने की बातें हो रही हैं, तो क्या ही पूछेंगे। अभी नेट में पूछा था ये एवरेज वाला। अब हुमायूं के समय का साहित्य, है ना। तो एक तो हुमायूं की बहिना थी कौन, है ना, क्या लिखा उसने कि जब हुमायूं कर्मनासा नदी में डूब रहा था तो उसे निजाम बिस्ती ने डूबने से बचा लिया, ठीक है ना। और हुमायूं ने उससे कहा कि मैं राजा हूँ, बादशाह हूँ हिंदुस्तान का। निजाम बिस्ती ने कहा हाँ अभी पता था मेरे को बादशाह था हिंदुस्तान का, कि नहीं मैं तुझे एक दिन के लिए हिंदुस्तान का बादशाह जरूर बनाऊंगा। हुमायूं जब 1555 में दोबारा ताज पहनता है तो एक दिन के लिए इस निजाम बिस्ती को ढूंढवाया, इसे बादशाह बनवाया। तो निजाम बिस्ती ने कहा तू तो सचमुच का बादशाह है रे, नहीं कि तुझे भरोसा नहीं था, कि नहीं था, कि अब तू मुझे बादशाह बनाएगा क्या, कि हाँ। तो बादशाह बना दिया। तो उसने कहा बादशाह क्या करता है, तो हुमायूं ने कहा सिक्के चलाता है। तो उसने, कैसे पता चला सोनू तुमको ये, अरे चुप रहो ना तुम। हाँ बताओ, कहाँ ये सब इतना सारा फालतू का कहाँ से पढ़ लेती हो तुम, कौन सी बुक में, इरफान हबीब की में। तो बुक है कौन सी तुम्हारे पास, अभी नहीं है क्या, फिर ठीक है। अपन ने पढ़ रखा है क्या कि निजाम बिस्ती ने चमड़े के सिक्के चला दिए। अच्छा पूजन पढ़ रखा है मेरे नोट्स में, कैसे क्या लिखा दिया मैंने उल्टा सीधा इतना सारा, तो क्या बोल के बताओ। ऐसे लिखा दिया मैंने, हाँ कब, तुमने लिखा है पूजा ये, तो अच्छा इनसे लिए हैं, तभी तो ये तो बात है ना। तब मैंने वहां समझाया होगा ये कि गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में कही है ये बात, और इतिहासकार इसे नहीं मानते हैं, ये एक बहना द्वारा अपने भाई की गई तारीफ है। अब इसमें केवल आखिरी दो लाइन लिखी हुई है ना, तुमने मान लिया कि ये, ठीक है ना, हाँ। तो किताबों में जो लिखा रहता है तुमको वही दिखाई देता है, जो नहीं लिखा रहता है वो, इसलिए तो कहते हैं लोग किताबें बोलती हैं, केवल बहरे लोगों को ही उनकी आवाज़ें सुनाई नहीं देती हैं। बाकी तो किताबें जब अपन पढ़ते हैं तो वो गूंजती हैं, ठीक है ना। और अगर आपको किताब की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है तो या तो आप बहरे हो फिर, या फिर आपका इतिहासकार कमज़ोर है जिसकी किताब आपने पढ़ी है। तो मीना कौन सी बात है अपने साथ, इतिहासकार ही कमज़ोर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बढ़िया खाना खा के आए, दोपहर का टाइम है, सोने का टाइम था ये, लेकिन खाना खा के तो क्या, तुम तो फिर तो दुनिया फतेह कर लोगी। जिसने नींद पे विजय प्राप्त कर ली उसके लिए फिर दुनिया में किस चीज़ का अभाव है कोई अभाव फिर। और ये ट्विन सिस्टर वहां गंगानगर से इतनी दूर से आके यहाँ सो रही हैं, जो बताओ क्या करें। तो मिर्जा हैदर दोगलत ने क्या कहा, कौन सी किताब लिखी, तारीख रसीदी। पीजी में रहते हैं अपन, रूम लेके रहते हैं, ठीक है। ये रूम लेके रहे दोनों सिस्टर, बढ़िया खाना बनाए और फिर एक दूसरे से पूछें कि बढ़िया टेस्टी बनाया कि ठीक है, फिर अच्छा जम के खाते हैं और सो जाते हैं ठीक है ना। कौंदवीर ने लिखी है कानून ए हुमायूनी और हबीब उस सियार, ठीक है। इसका नाम है जौहर, क्या नाम है इसका, जौहर। अब मान लो अब तो ये बोतल है ये पानी पीने की, अब उस जमाने में इनको बोलते थे सुराही। सुराही, सुराही क्या काम आती थी, पानी को ठंडा रखने के लिए, ठीक है ना।
तो जो सुराही रखता था ना, सुराही, उसको फारसी में कहते थे आफताबची। तू कहाँ था? जो सुराही रखता था उसे क्या बोलते थे? आफताबची। तो ये जौहर सुराही वाला, ऐसे बोला करो। जौहर कौन था? अब सुराही वाला तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे ही है। तो नाम आपको क्या लगता है? कौन सी किताब लिखी इसने? जब हुमायूं बादशाह था ना, तो हुमायूं ने अपना कुछ निजी पैसा इसको रखने के लिए दे दिया था जौहर आफ्ताबची को, भाई तू रख ले। अब हुमायूं को दिल्ली सत्ता से, आगरा सत्ता से बेदखल कर दिया गया, और वो दर दर की ठोकरें खा रहा था। और वो सिंध अभियान पे जब था, जब बख्तर जीत रहा था, तब वहां उसे सूचना मिली कि अमरकोट के राणा वीर साल के घर हमीदा बानो बेगम ने एक बेटे को जन्म, सूचना आई। ठीक है, अब सूचना आई तो अब ये जलसा करेगा ना, जलसा, दावत देगा। अरे एवरी सैटरडे या एवरी संडे तुम अपने रूम पे जलसा किया करो, दोस्तों कहा करो कि जलसा है आज, आ जाना। और बढ़िया रोटी बना के फिर तुरंत दो मुक्का दे के, प्याज तोड़ के लिए खा, जलसे की दावत। यार खाना कैसा भी हो, लजीज होना चाहिए। और खाने का लजीज से कोई संबंध नहीं है, खाने का लजीज होने से कोई संबंध नहीं है, खाने का संबंध है भूख से। अगर आपको भूख लगी हुई है तो सूखी रोटी भी क्या है, शाम वाली भी खा लोगे दोपहर को। और अगर पेट फुल है तो कुछ नहीं। इसलिए खाने का लजीज होने से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, राजस्थानी तो क्या है, दो प्याज हमेशा ही जेब में रखते हैं, वो लू से भी बचाते हैं और भूख को भी मिटाते हैं। बताओ प्याज के कितने सारे इस्तेमाल हैं। ठीक है। तो हुमायूं ने इसको बुलाया जौहर सुराई वाले को कि हाँ बादशाह, कि वो मैंने मेरा पैसा, कौन सा पैसा? भाई मैंने तुझे अपना पैसा रखने को दिया था ना, कि वो तो मैंने खजाने में जमा कर दिया। कि बेवकूफ, खजाने में जमा करता तो मैं ही खजांची को दे देता ना, वो तो मेरा पैसा था, और तूने मेरे पैसे को भी खजांची में खजांची को सौंप दिया। कि हाँ बादशाह गलती हो गई, सॉरी। हुमायूं ने कहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने तुरंत एक मृग मारा और उसकी कस्तूरी, पता चल गया अकबर के जलसे में कस्तूरी क्यों बटी, क्योंकि बांटने के लिए और कुछ था नहीं। ठीक है, वो तो उस समय मार लिया उसने मृग। ठीक है ना। जिन्होंने अब मारा है उनसे पूछो एक बार। हाँ, देखा इंद्राणी, देखा क्या बात है। निकू, चार ठीक नहीं है इसके। तो रिजकुल्ला मुस्ताकी ने लिखी कौन सी? वाकियाते मुस्ताकी। तो ये किताबें ऐसे मत समझ लेना किताबें हुमायूं के समय लिखी गई हैं। इन किताबों से हुमायूं के काल की जानकारी मिल रही है, समझ रहे हो ना बात? इन किताबों से, ये किताबें तो अकबर के समय लिखी गई हैं। सवाल आपसे पूछेगा कि कौन सी किताब से हुमायूं की जानकारी मिलती है, ऑप्शनल में पूछेगा। जीके में तो आपसे मैच करवाएगा। ठीक है, अकबर था जिसने दरबारी संगीत शुरू किया, पता है ना? अकबर था जिसने भित्ति चित्रण शुरू किया। अकबर था जिसने छवि चित्रण शुरू किया। अकबर ने कहा अमीर आएंगे तो नगाड़ा बजेगा और अमीर जाएंगे तो, ठीक है ना? अकबर ने कहा युद्ध में मारे गए अमीरों के भी चित्र, यही है ना? अकबरी था जिसने दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा को शुरू किया। आखिर अकबरी था जिसने दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा को, अकबर के समय फारसी में जितनी रचनाएं लिखी गईं उतनी तो फारसी के जन्म स्थल ईरान में भी नहीं लिखी गईं। ठीक है, इसने सभी दरबारियों से कहा कि वो अपने अपने संस्मरण लिखें, याददाश्त के आधार पर ऐसे ऐसे हुआ था। तो नफाइस उल मासिर जो मीर अलाउद्दीन कजविनी ने लिखी, ये अकबर के शासनकाल में लिखी गई। देखो किताब याद करने का मेरे पास एक नायाब फॉर्मूला है, अगर अपना सको तो मैं तुम्हें बता सकता हूं।
बोलो, अपना लोगे? पक्की बात है? अरे किताबें आसानी से याद हो जाती हैं अगर तुमने मेरा फॉर्मूला अपना लिया तो। ठीक है, एक खाली पेज लो, पेन लो, उस पर किताबों के नाम लिखो जैसे यहाँ कॉपी में लिखे हुए हैं, ठीक है ना, और उसे पॉकेट में डाल लो, और जब भी टाइम मिले उसे देखते रहो। और जब भी तुम्हारे पास पहला फोन किसी का बजे, फोन उठाते ही वो उधर से क्या कह रहा है, मुद्दा नहीं है कि तू सुन, हम कुछ सुना रहे हैं। कि अकबर के शासनकाल की पहली किताब थी नफाइस उल मासिर, जो मीर अलाउद्दीन कजविनी ने लिखी। उससे पूछो फिर कि क्या बोला मैंने, यार समझ में नहीं आया कि दोबारा सुन। कि मीर अलाउद्दीन कजविनी ने अकबर के शासनकाल में, नया फॉर्मूला है ये। और आपके ऑप्शनल में हिस्ट्री में आएंगे 2 सवाल यहाँ से किताब के, और आपके जीके में भी 1 सवाल तो कम से कम मुगल भाषा साहित्य का, शिक्षा का, किताब का आएगा ही आएगा। ठीक है, अब तुमको अपनाना पड़ेगा, तुमने कमिटमेंट किया है मेरे से। क्या? हुँ? क्या कहते हो? सही है, तो अपने तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जरा निको को सुना देना, कौन नहीं करती है। ये अब्बास खान शेरवानी शेर शाह का दरबारी इतिहासकार था, है ना। इसने शेर शाह का इतिहास लिखा तारीख शेर शाही के नाम से। अब ये किताब अकबर के समय पूरी हुई, शासन तो बदल गया। किताब का नाम है तारीख शेर शाही, किताब में इतिहास है शेर शाह का। अब देखो ये मतलब साहित्यकार, कवि, लेखक कितने तेज होते हैं। इसने किताब का नाम लिख दिया तोहफा अकबर शाही, और कि लो बादशाह अकबर तोहफा अकबर को पता ही नहीं चला कि इसमें इतिहास किसका है। ठीक है, निजामुद्दीन अहमद ने लिखी क्या, और आरिफ कंदारी ने लिखी, और अहमद यादगार ने लिखी। तो शाही तारीख वैसे भी क्या होती है, शाही तारीख तो यादगारी होती है ना। तुमको अपना बर्थडे याद है ही, क्योंकि वो भी क्या है, शाही तारीख है। ठीक है, तुम्हारा, मैं तुमको इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, किसी का बर्थडे नहीं है यार, अवतरित हो क्या है? जुलाई में आएगा सबका, जनवरी में आएगा। ये हिंदी मीडियम की दिक्कत है, क्योंकि इन्होंने गरीबी की संस्कृति अपना ली है। इसका पैसे होने और नहीं होने से कोई कोई ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, मतलब खूब सारे पैसे रहते हैं यहाँ, बच्चे पढ़ने आते हैं इनका, कईयों को तो मैं जानता हूँ घर परिवार से, लेकिन एक फटा सा पजामा, गंदी सी टी शर्ट, है ना, सेविंग काफ़ी बड़ी हुई, बाल इतने बिखरे हुए, चप्पलें वही, पता नहीं कहीं वहाँ से इससे थाईलैंड के वहाँ जाते हैं, वहाँ से उठा लाते हैं, मंदिर से उठा लाते हैं। ठीक है, ऐसे बिल्कुल बहुत बुरी सी शक्ल बना के आते हैं रोजाना। मैं ऐसे कहता हूँ, मैंने कि यार थोड़े ढंग से रहा करो सर, वो क्या है, आदत हो गई। फिर ईश्वर भी इन पर रहम बिल्कुल नहीं करता। अकबर के शासनकाल में जो अच्छी किताबें लिखी गई हैं उसमें एक क्या है, मुंतखबुल, अकबर के समय का जो शासन था ना, अकबर के शासन का आलोचनात्मक वर्णन किया किसने? क्योंकि अबुल फजल और बदायूनी दोस्त थे, साथ ही पढ़े थे, लेकिन अबुल फजल था उदारवादी और ये था कट्टर। तो अबुल फजल उदारवादी विचारों से बहुत आगे बढ़ गया, और ये अपनी कट्टरता से, अब ये मतलब ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के काबिल था, लेकिन ये क्या बना, रीटे स्कूल लेक्चरर। और इसका पूरा जीवन फ्रस्ट्रेशन में, इसी फ्रस्ट्रेशन में, इसमें इस फ्रस्ट्रेशन में ही इसने क्या लिखी फिर, और सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया इसने अकबर पे। ठीक है ना, अकबर काफिर है, उसका बस चलेगा तो पूरे देश में हिंदुओं का राज स्थापित। तो अकबर का जो इतिहास लिखा गया था ना अकबर शासनकाल में, अकबर शासनकाल में जो इतिहास था उसके 3 समूह थे। पहला समूह अबुल फजल का, पहले समूह का नेतृत्व किया अबुल फजल ने, जिन्होंने अकबर को हीरो बना दिया।
दूसरे समूह का नेतृत्व किया बदायूनी ने, जिसने अकबर का प्रबल विरोध किया, और एक तीसरा समूह था जिन्होंने न्यूट्रल लिखा। तो आपको मिडिवल हिस्ट्री में जब आप अकबर का शासनकाल पढ़ते हैं तो दो विचारधाराएं मिलेंगी, या तो वो जो अकबर को हीरो मानते हैं, या फिर वो बदायूनी जैसे लोग जो अकबर को आलोचना करते हैं। जरूरत है इन दोनों के बीच में इनका इतिहास पढ़ने की, जिन्होंने तटस्थ भाव से इतिहास लिखा। तो अब्दुल कादिर बदायूनी का जन्म 1540 में टोडा में हुआ था, टोंक का टोडा। इस पुस्तक को हिंदुस्तान का आम इतिहास कहते हैं। मुंतखब उल तवारिख को क्या बोलते हैं? ये कहता है आमिर का कछावा वंश प्रशंसनीय है क्योंकि उसने अकबर के दीन इलाही को स्वीकार। मान सिंह ने मना कर दिया था ना। अकबरनामा लिखा किसने? फिर अबुल फजल ने क्या लिखा? तो क्या एक नाम से दो किताबें नहीं लिखी जा सकती? हाँ, कहीं वहां मैचिंग में आयर कहेगी सवाल ही गलत है, अकबरनामा का तो ऑप्शन ही नहीं था अबुल फजल। ठीक है ना। तो फैजी सरिंदी ने भी किस नाम से लिखा? इस्लाम के 1000 वर्ष पूरे होने पर मुल्ला दाऊद ने लिखा क्या? मैंने अभी पेपर सॉल्यूशन में बताया था ये। तो अकबर ने 7 विद्वानों का एक बोर्ड बनाया, एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी का एचओडी कौन था? मुल्ला दाऊद। बहुत मुश्किल से तो मैंने ये तय किया था कि सैटरडे को क्लास नहीं लेंगे, लेकिन तुमने अब वो भी संडे की भी नहीं। पढ़ो तुम, देखें कुछ उखाड़ सको तो। वहां तो अपने 1-2 चैप्टर ही बाकी है ना, उसके बाद तो मुक्त हो जाओगे। कौन कौन से चैप्टर बाकी हैं? क्या बोलो? कुछ नहीं, फिर ठीक है। अबुल फजल ने क्या लिखा? अकबरनामा के कितने पार्ट हैं? अकबरनामा के कितने भाग हैं? इसका तीसरा भाग क्या कहलाता है? आईने अकबरी के 5 पार्ट हैं। तो अकबरनामा के कितने पार्ट हैं और आईने अकबरी के कितने पार्ट हैं? देखना वो क्या पूछ रहा है कि रट के जाओ कि आईने अकबरी 5 भागों में, अकबरनामा भी 5 भागों में बांट दो। तो अकबरनामा का जो तीसरा भाग है वो आईने अकबरी कहलाता है। आईने अकबरी में अकबर का इतिहास है, और ये 5 भागों में डिवाइड है। इनको क्या बोलते हैं? एक जिसको अपन भाग कह रहे हैं उसको ये क्या कह रहे हैं सीमा जी? बस खा लो, थोड़ा पानी वानी पी लो। क्लास कितने बजे से है? और हमको ये संडे को भी कहीं नहीं जाने दे रहे, उसका क्या करें बताओ? पूछो देखें इनसे। देखो, आईने अकबरी कितने भागों में? पहला भाग क्या है? दूसरा भाग क्या है? तीसरा भाग क्या है? चौथे भाग में क्या है? पांचवें भाग में क्या है? ठीक है। आपसे पूछे अकबर शासन काल के साम्राज्य का, अकबर शासन काल के प्रांतों का वर्णन आईने अकबरी के किस भाग में है? ये ध्यान रखना है। अबुल फजल की आत्मकथा कौन से भाग में है? फिर अकबर ने क्या शुरू किया? अनुवाद विभाग। अकबर की प्रिय लेखन शैली क्या थी? नैस्तलिक।
ऐसे चलती हुई राइटिंग जिसको बोलते हो आप, है ना, वो क्या है, नेस्तले। तो अकबर का शासनकाल मुगल साहित्य का चरम उत्कर्ष का काल था। मैंने पहले ही कहा, अकबर के शासनकाल में फारसी में इतनी किताबें लिखी गई जितनी फारसी के जन्म स्थल ईरान में भी। अकबर की प्रिय लेखन शैली क्या थी, क्या होती है ये, जैसे अपने ये बढ़िया नहीं लिखते प्राचीन लिपि मोडा, मोडा, वैसे नेस्तलिक। तो अकबर ने एक अनुवाद विभाग स्थापित किया और उसका अध्यक्ष कौन था, फैजी। कौन फैजी, अबुल फजल का भाई फैजी। वो फैजी कोई दूसरा है, फैजी सरिंदी, मतलब नाम सिमिलर दिख रहा है, मीना कुमारी तो फैजी मतलब फैजी। तुमने नहीं बोला क्या, फिर ठीक है, हाँ फिर ठीक है। यानी कि मीना कुमारी ऐसे गलती कैसे कर सकती है। अकबर ने महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया, अकबर ने अनेक किताबों का अनुवाद करवाया। इस अनुवाद विभाग का अध्यक्ष कौन था, फैजी। रज्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है किसने किया, अब इनमें बदायूं नहीं ज्यादा फेमस था इसलिए आप बदायूं नहीं याद रखते हो, चारों नाम याद रखना। हो गया याद, बताओ सुनीता। बदायूनी ने अथर्ववेद का अनुवाद आरंभ किया जिसे हाजी इब्राहिम सर हिंदी ने पूरा किया। बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का भी, अरे वो अपने विक्रमादित्य नहीं था, चंद्रगुप्त सेकंड, जब उज्जैन में उस सिंहासन पे बैठता है तो एक पुतली आके रोज उसे कहानी सुनाती है, वो सिंहासन बत्तीसी। तो बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी, अथर्ववेद और महाभारत, है ना, इनका फारसी अनुवाद किया। रामायण का फारसी अनुवाद, और जो फैजी अबुल फजल का भाई, अबुल फैज फैजी है इसका नाम, तो फैजी ने श्रीमद् भगवत गीता, लीलावती, और ये यहीं से गड़बड़ हो गई। ये लीलावती किताब थी भास्कराचार्य सेकंड की, और लोग गलती से इस अनुवाद के कारण इसे क्या मान लेते हैं कि भास्कर प्रथम की किताब है ना। किसने किया, और टोडरमल ने भागवत पुराण, और ताजुद्दीन ने हितोपदेश का अनुवाद किया। ये पूछे जाएंगे अब आगे, जिन पर ध्यान ही नहीं है किसी का भी। मुकम्मल खान गुजराती ने, मुकम्मल खान गुजराती ने अरबी ज्योतिष की प्रसिद्ध पुस्तक तजक, ज्योतिष, अरबी ज्योतिष किताब का नाम क्या था, तजक, उसका फारसी अनुवाद किया किसने, अबुल फजल ने। पंचतंत्र का अनुवाद अनवरे सादात और कलीला वादिमना का अनुवाद, ध्यान रखना ये, ठीक है। अब ये अकबर काल का साहित्य था। मुगल काल में किसका शासनकाल संगीत का चरम उत्कर्ष था, स्थापत्य का चरम उत्कर्ष, चित्रकला का चरम उत्कर्ष, और साहित्य का चरम उत्कर्ष। क्या बात, कौन सा मुगल शासक था जिसने छवि चित्रण की परंपरा शुरू की, कौन सा मुगल बादशाह था जिसने प्राकृतिक चित्रण की शुरुआत की, कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, बाबर और जहांगीर, बाबर और, मध्यकालीन भारत के कौन से शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, बाबर, जहांगीर, और फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। पढ़ते नहीं हो घर जाके, अकबरनामा के कितने भाग हैं, कौन कौन से, मंजिल आबादी, सिपह आबादी, मुल्क आबादी,
ठीक है। प्रांतों का, अकबर के प्रांतों का वर्णन किसमें है? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी, इसके बाद इसे मोहतमिद खान ने पूरा किया, और फिर तुजक ने मोहम्मद आफदी के काम को पूरा किया। ठीक है ना। देखो, जहांगीर ने आत्मकथा लिखना शुरू किया, फिर उसे आगे किसने बढ़ाया और पूरा किसने किया? मोहम्मद आफदी ने। तो जहांगीर की आत्मकथा को समाप्त किसने किया? हाफ को फुल कर दिया किसने? इकबाल नामा ए जहांगीरी किसने लिखी? मोहतमिद खान ने। वेरी गुड। तुम अभी सुबह क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री में क्यों नहीं थे? तुमसे ही पूछ रहा हूं। कहां से? आरती, मालवीय नगर यहाँ से उतना ही दूर पड़ता है जितना यहाँ से तुम्हारा वो घर है। और मालवीय नगर यहाँ से उतना दूर पड़ता है जितना यहाँ से बाड़मेर से हो ना आप? जैसलमेर से हो। और ये आरती बीकानेर से है। जब घर छोड़ दिया ना, इसके बाद हम दुनिया, इस धरती पे, इस ग्लोब पे कहीं भी रह सकते हैं, क्योंकि घर तो हमने छोड़ ही दिया है। या तो रहना गांव में घर में, या फिर अब कहीं भी रह सकते हैं, अब कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि घर तो हमारा छूट गया है। अब कोई समस्या? अब चाहे हमको पाकिस्तान भेजो, चाहे बांग्लादेश भेजो, चाहे बर्मा भेजो, अब हम कहीं भी, चाहे जयपुर भेजो, चाहे दिल्ली भेजो, कहीं भेज दो अब, क्योंकि हम घर तो रहते, हमारे लिए तो सब जगह एक जैसी है ना। इसलिए तो लोग अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि वो हमारा घर है ओरिजिनल। शाहजहां के शासनकाल में पादशाहनामा लिखा किसने? ये था ना नेट में सवाल। ठीक है। पादशाह अबुल हमीद लाहौरी अबुल फजल का शिष्य था, तो इसने उसी पैटर्न पे लिखा ये, है ना। चंद्रभान ब्राह्मण था, इसने क्या लिखा? और मोहम्मद साले ने क्या लिखा? कहीं तुम्हारा खुरापती दिमाग ये सोच रहा हो कि हाँ मतलब साले लट के चले जाएंगे। जितनी बार भी पूछा है, ये साले आए ही नहीं इसके आगे। तुम अकेले होशियार हो क्या? तारीख शाहजहानी लिखी किसने? देखो, सादिक खान कौन था? जब औरंगजेब ने आगरा की घेराबंदी कर ली थी ना, और शाहजहां अंदर था, तो शाहजहां ने दूत बना के किसको भेजा था? औरंगजेब तैयार भी हो गया था, शाहजहां ने कहा मेरा बेटा है तू, मिलने आ मेरे से। कल तुम्हें क्या बकवास कर रहा है, सेना लेके आ गया यहाँ, तुम्हें आ जाना मिलने चुपचाप। औरंगजेब में इतनी हिम्मत थोड़ी थी। ठीक है। फिर उस शाइस्ता खान ने कहा कि वो मूड भाणजे, तुझे पता है शाहजहां तुझे क्यों बुला रहा है? वो तुझे बुलाएगा ताकि दरबार में घुसते समय तेरा कत्ल करवा सके। तुझे नहीं जाना चाहिए वहां। तो मैं क्या करूं? तू ऐसे कर, आगरा में जो नहर जा रही है पानी की आपूर्ति के लिए, उसे रोक दे। फिर औरंगजेब ने पानी की आपूर्ति रुकवा दी आगरा में। तब जाके मजबूर होकर शाहजहां को आगरा के दरवाजे खोलने पड़े। इनायत खान ने क्या लिखा? देखो, पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने भी लिखा है, और पादशाहनामा मोहम्मद अमीन कजविनी ने भी लिखा है, और मोहम्मद वारिस ने भी लिखा है। ठीक है। 3 लोगों ने पादशाहनामा लिखा। मोहम्मद अमीन कजविनी ने शाहजहां के शासनकाल का पहला सरकारी इतिहास लिखा। कजविनी को ही इतिहास लेखन निर्धारित करने का श्रेय है। बाद में इस काल की सभी किताबें इसी अंदाज में लिखी गईं। मोहम्मद वारिस अब्दुल हमीद लाहौरी का शिष्य था, इसने क्या लिखा? इसी समय कविंद्राचार्य ने योग वशिष्ठ पर टीका, पूछ लिया यूपीएससी में, यूपीएससी पीटी में पूछा, योग वशिष्ठ पर टीका किसके समय लिखी गई? किसके समय? शाहजहां के समय। कविंद्राचार्य कौन था? अरे वो दारा सिको नहीं था क्या?
दारा सिकों उदारवादी लोगों को अपने संरक्षण में रखता था ना। देखो, अब दारा की भी तो बात होगी। तो दारा सिकों ने दो महासागरों का मिलन किस नाम से? इस किताब में दारा ने हिंदू और मुसलमानों की एकता का संदेश दिया कि हिंदू और मुसलमानों को मिलजुल के रहना चाहिए। 52 उपनिषदों का अनुवाद किया किस नाम से? दारा ने श्रीमद् भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किया। देखो, योग वशिष्ठ पर टीका लिखी कविंद्राचार्य ने, अलग सवाल है ना। योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किया दारा सिकों ने, अलग 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 बात है। योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद भी शाहजहां के समय हुआ है, योग वशिष्ठ पर टीका भी कविंद्राचार्य ने शाहजहां के समय ही। लेकिन जिसने योग वशिष्ठ पर टीका लिखी उसका नाम पता है हमको? कविंद्राचार्य। दारा सिकों ने जिससे योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किया उसका नाम हमको पता? अब तुम्हारा बचाव इसलिए है कि दोनों जो अनुवाद हुए हैं, दोनों जो टीकाएं और अनुवाद हुए हैं वो शाहजहां के ही शासनकाल में, इसलिए सवाल सही हो जाएगा तुम्हारा। औरंगजेब कालीन साहित्य, कासिम सिराजी ने क्या लिखा? देखो, अकबर का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल था। अकबर का सरकारी इतिहासकार कौन था? और शाहजहां का सरकारी इतिहासकार कौन था? मोहम्मद मोहम्मद अमीन कजविनी। शाहजहां का सरकारी इतिहासकार कौन था? मोहम्मद अमीन कजविनी। और औरंगजेब का सरकारी इतिहासकार कौन था? ठीक है ना। फिर मोहम्मद आसिम, जिसको खापी खान की उपाधि प्राप्त थी, खापी यानी छिपाना, ठीक है ना, इसने क्या लिखा? देखो, मुंतखब उल तवारीख तो बदायूनी ने लिखी, जो 17वीं सदी का आम हिंदुस्तान का इतिहास है। और मोहम्मद हासिम ने क्या लिखी? मुंतखब उल तवारीख में तो अकबर का वर्णन है, और मुंतखब उल लुआब में, ध्यान रखना ये आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में। तवारीख तो बदायूनी ने लिखी जिसमें अकबर का इतिहास है, और लुआब इसमें औरंगजेब का आलोचनात्मक। मोहम्मद आसिम ने इसे छिपकर लिखा था, इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे औरंगजेब के समय जारी हुए कानूनों का संकलन फतवा-ए आलमगिरी के नाम से हुआ। किस नाम से हुआ? और यह संकलन शेख निजाम की अध्यक्षता में एक कमेटी ने किया, जिसमें कौन प्रमुख थे? इसीलिए औरंगजेब ने दिल्ली में मदरसा-ए रहीमिया बनवाया। और साकी मुस्तैद खान ने क्या लिखा? जदुनाथ सरकार ने इसे मुगल राज्य का क्या कहा है? इसमें सतनामी विद्रोह का ये फतवा आलमगिरी जो है औरंगजेब के समय जारी हुए कानूनों का संकलन है। वारेन हेस्टिंग्स ने, बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने फतवा आलमगिरी का अंग्रेजी अनुवाद करवाया था। ठीक है। तो मुगल राज्य का गजेटियर किस किताब को कहा जाता है? किसने कहा? किसने लिखी है किताब? साकी मुस्तैद खान ने। मैंने जो तरीका बताया वो इंप्लीमेंट कर लेना, दिक्कत में आ जाओगे नहीं। भीमसेन सक्सेना ने क्या लिखा? नुस्खाए, ये दलपत सिंह बुंदेला की सेवा में था। इसमें औरंगजेब के दक्कन अभियान का वर्णन है, इसमें मराठों की आलोचना की गई है। ईसरदास नागर ने क्या लिखा? इसमें औरंगजेब का राठौड़ों के साथ, मारवाड़ के राठौड़ दुर्गादास, इसका वर्णन है। सुरजन राय भंडारी ने क्या लिखा? ठीक है ना। इसमें मुगल अर्थव्यवस्था, व्यापारिक मार्ग, भौगोलिक सीमा और बीमा का उल्लेख है। तो आपसे ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछेगा ये कौन सी एक किताब है जो इंश्योरेंस का उल्लेख करती है। इसी किताब में काबुल और कंधार को हिंदुस्तान के दो दरवाजे बताए गए हैं, है ना। अबुल फजल, या तो अबुल फजल को भूगोल का सही ज्ञान था, या फिर सुरजन राय भंडारी को। और वाकियात आलमगिरी लिखी किसने? आकिल खान ने। कौन सा आकिल खान? वो अलग है यार, तुमको सब एक ही दिखता है क्या? और जेब ने लिखा दीवाने मरूफी। क्या है ये? कविताओं का संग्रह। और 18वीं शताब्दी के
मख्फी तो उपनाम है, उपनाम है, उपनाम। जैसे तुमको मैं इंदिरा कहता हूँ, मख्फी तो कोई भी लगा लेता है। माफी नहीं, मख्फी। उसको मान लो ना, मेरी क्यों मानते हो तुम? तो ये शाह आलम सेकंड जो था, उसका दरबारी था गुलाम हुसैन तबातबाई। उसने क्या लिखा? सियार उल मुतखरीन, अंतिम किताब है ये, मुगलों द्वारा लिखवाई गई। और अली मोहम्मद खान मिराते अहमदी, यह फारसी में लिखा गया गुजरात का इतिहास है। कल परसों पेपर में बताया होगा, मैंने सॉल्यूशन करवाया था, उसमें आई थी ना मिराते अहमदी। हेनरी ब्लॉकमैन ने आईने अकबरी के अंग्रेजी अनुवाद को संपादित किया। वहां रह गई थी ना बात। अरे अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद था वो तो। आईने अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? अब इसमें 2 मिनट और लेंगे तुम्हारे। मुगल मुद्रा प्रणाली। सिंपल सा सवाल आएगा, किताब देंगे, आगे राइटर देंगे, कह देंगे मिला दो भाई, सुमेलित कर दो, कौन सी बात सही है। देखो, मुगलकालीन मुद्रा प्रणाली, बाबर ने चांदी का सिक्का शाहरुख, और तो शाहरुख खान किसने चलाया? ये चांदी का सिक्का था। तो मुगल काल में सिक्के 3 प्रकार के थे, सोना, चांदी और तांबा। सोने का सिक्का इलाही, मोहर और संसब बड़ा सिक्का था, मतलब 1 किलो और 10 ग्राम का। 100 तोले में 1 किलो होता है ना। और चांदी का सिक्का, और ये तांबे के सिक्के, दाम, पैसा, आना, जीतल, निसार, अधेला, पावला और दमड़ी। दमड़ी जाए पर, देखो हिंदुस्तानियों की रग रग में है ये बात। दमड़ी जाए पर दमड़ी ने जाए। क्या करोगे उस दमड़ी का जब चमड़ी चली जाएगी तो? इस बात को रट के बैठे रहते हो बस। मतलब कोई मतलब चमड़ी उधेड़ दे लेकिन दमड़ी नहीं दोगे। तो अकबर ने इलाही, संसब और, अब बड़ा सिक्का है तो बड़े लेन देन में काम आता होगा। मोहर सबसे ज्यादा प्रचलित सिक्का था, एक मोहर में कितना रुपया थे? और एक इलाही में। सर्वाधिक सोने के सिक्के अकबर के समय चलाए गए। इसने सिक्कों पर सीताराम की मूर्ति लगवाई और सूर्य महिमा का वर्णन। सबसे पहले आकृति युक्त सिक्के अकबर ने ही जारी किए। 1 रुपया में कितने दाम थे? जहांगीर के समय सिक्कों पर शासक की मूर्ति लगाई जाने लगी। इसने सिक्कों पर अपने साथ नूरजहां का भी चित्र लगवा दिया। शराब का प्याला, भाई जहांगीर को दावत का बहुत शौक था, तो नूरजहां मतलब शराब का प्याला बना रही है और जहांगीर पी रहा है। कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अपने साथ अपनी बेगम का भी चित्र अंकित करवाया? जहांगीर ने कौन सा सिक्का चलाया? शाहजहां ने आना चलाया। 1 रुपया में, देखो ये आना कब अब तक चले आ रहे थे। ठीक है। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद। इसके समय सबसे ज्यादा टकसाल थी, और टकसाल अधिकारी को क्या बोलते थे? दरोगा। ये रुपया किसने चलाया? चांदी का सिक्का रुपया किसने चलाया? किसने चलाया? तो ये लो। तो वो साइंस टेक्नोलॉजी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसमें दे थोड़ी रखी है। हाँ वो है नहीं तुम्हारे सिलेबस में। बस यहीं तक याद करना है। जीके में कहाँ तक याद करना है? मुद्रा तक। यात्री तो वहाँ सब्जेक्ट में नहीं लिखा दिए क्या? दोबारा बता दूं मैं, अच्छा लगेगा तुमको, है ना? बता दूं क्या? बोलो, बता दूं क्या? आज सुनी तो खरी, हाँ बता दो। याद कर लूँ मैं ही, कैसा रहेगा? मन भरता ही नहीं है कि हाँ, ऐसे कभी कभी भी नहीं बोलते ऐसे कि ये टॉपिक तो पढ़ा दिया, ओवरलैप मत करो। पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है।